क्लास 10 माध्यमिक का एग्ज़ाम जो 2022 में देने जा रहे हैं, तो आप लोगों को स्कूल के तरफ से पता चल ही गया होगा कि आप लोगों के सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर्स कम कर दिए गए हैं। जैसे हिंदी में बहुत सारे चैप्टर कम करके जो हिंदी का सिलेबस दिया गया है वो है पद में, कविता में रैदास के पद, आत्मत्राण और नीड़ का निर्माण फिर। गद्य में दिया गया है धूमकेतु, नौबत खाने में इबादत, यही 2 गद्य। कहानी में दिया गया आप लोगों के सिलेबस में उसने कहा था, नन्हा संगीतकार और चप्पल, 3 कहानियाँ। एकांकी दी गई है दीपदान। उसके बाद एक और पुस्तक है आप लोगों का सहायक पाठ नाम का। सहायक पाठ में आपके चैप्टर दिए गए हैं कर्मनाशा की हार और जांच अभी जारी है। ठीक है, तो इतने सारे चैप्टर में से आप लोगों का पूरा 90 मार्क्स का क्वेश्चन माध्यमिक में किया जाएगा 2022 में। तो प्रश्न जो आते हैं इन चैप्टर से, इन शीर्षकों से, तो उसमें आप लोगों को पता होगा, पेपर आप लोग शायद देखे होंगे। अगर नहीं भी देखे हैं या नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं बता दूं। आप लोगों का 17 मार्क्स का वैकल्पिक प्रश्न, मतलब ऑप्शन, जिसको MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, वो आता है 17 मार्क्स का। और 19 मार्क्स का आपका ACQ दिया जाता है, जिसका उत्तर 1-2 वाक्य में हम लोग लिखते हैं। उसके बाद फिर तीसरा नंबर जो प्रश्न रहता है माध्यमिक के पेपर में, उसमें व्याख्यामूलक प्रश्न आते हैं कि कविता से कोई पंक्ति उठाकर दे दी गई या कहानी से कोई पंक्ति उठाकर दे दी गई और उसमें से प्रश्न किया जाएगा। तो ये आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर प्रश्न जो पेपर में आता है माध्यमिक में, उसमें आपका प्रश्न रहेगा कि प्रत्येक खंड से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो उसमें टोटल खंड रहेंगे, खंड का, खंड खा, खंड गा, खंड घा, ये 4 खंड रहेंगे। इन चारों खंड में से हर खंड से एक प्रश्न का उत्तर देना है आप लोगों को। ठीक है, तो प्रत्येक खंड में 2-2 प्रश्न रहेंगे, उसमें से प्रत्येक खंड से एक प्रश्न का उत्तर देना है। अब एक सिस्टम रहता है क्या कि प्रत्येक खंड में देखा जाता है कि जैसे खंड का में दे दिया कविता से 2 प्रश्न, कविता से 2 प्रश्न दे दिया गया। जितनी कविताएं हैं आपके सिलेबस में, उन कविताओं से 2 प्रश्न दिए गए, उसमें से आपको एक करना है। खंड खा में मान लीजिए कहानी से जितनी कहानियां हैं, जैसे कहानियां क्या क्या है आप लोगों का इस बार सिलेबस में, उसने कहा था, नन्हा संगीतकार और चप्पल। तो कहानियों से 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से एक प्रश्न का उत्तर करना आपको। तीसरा है खंड गा निबंध, जो 2 निबंध आपके सिलेबस में है इस बार, धूमकेतु और नौबत खाने में इबादत। तो इन दोनों में से 2 प्रश्न रहेंगे, एक करना है आपको। खंड घा जो दीपदान एकांकी है दीपदान, उसमें से एक प्रश्न रहेगा और हाँ उसमें से एक प्रश्न रहेगा दीपदान में से। दीपदान में 2 प्रश्न रहेंगे, खंड घ में 2 प्रश्न रहेंगे दीपदान एकांकी से, उसमें से भी आपको एक प्रश्न करना है माध्यमिक में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 रहता है, उसमें जो सहायक पाठ है, जो किताब है, तो सहायक पाठ किताब से 3 चैप्टर आप लोगों का इस बार सिलेबस में रखा गया है।
कर्मनाशा की हार जांच अभी जारी है, 3 नहीं 2 रखे गए हैं। कर्मनाशा की हार जांच अभी जारी है। तो 5वां नंबर जो प्रश्न रहेगा पेपर में, उसमें इन दोनों पाठों से 2 क्वेश्चन रहेंगे, 1 करना है। तो अब जो MCQ और ACQ वाला पार्ट है आप लोगों का, 17 नंबर का MCQ और 19 नंबर का ACQ, तो वो तो आप अगर सारे चैप्टर्स को जो सिलेबस में आपके दिए गए हैं उन सारे चैप्टर्स को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो वो आप इजली कर पाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और जो व्याख्यामूलक प्रश्न है, जिसको मैंने कहा कि प्रश्न नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 में दिया जाता है व्याख्यामूलक प्रश्न, वो भी आप कर पाएंगे अगर चैप्टर्स को बढ़िया से पढ़ेंगे तो, क्योंकि वो चैप्टर के ही लाइन पंक्तियाँ रहती हैं, उसी में से आपको प्रश्न किया जाएगा कि इस पंक्ति का वक्ता कौन है या किस पाठ से ली गई है पंक्ति। तो इसका मतलब अगर आप चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो MCQ, ACQ और ये जो व्याख्यामूलक प्रश्न हैं उनका उत्तर आप बिना रटे, बिना याद किए आप अपने मन से उसको कर सकते हैं। उसमें आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, या ठीक है, समय भी नहीं देना पड़ेगा। चैप्टर्स को अच्छी तरह से समझ लीजिए, तो ये इतने नंबर का काम आपका बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। लेकिन समस्या कहाँ होती है? जो चौथा नंबर प्रश्न होता है माध्यमिक के पेपर में, कि 4 खंड दिए रहेंगे, ठीक है, उन चारों खंड से एक एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। वो 5-5 नंबर का प्रश्न रहता है, तो 4 प्रश्न है लिखने हैं, इसका मतलब 5 × 4 20 नंबर के क्वेश्चन, 20 मार्क्स का है वो। और जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, जो सहायक पाठ से प्रश्न आता है, एक प्रश्न लिखना पड़ता है 2 चैप्टर से, ठीक है, तो वो कुल मिलाकर हो गए 25 मार्क्स। 4 नंबर क्वेश्चन के ये चारों प्रश्न 5 × 4 20 और 5 मार्क्स का जो पाँचवां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन वो 5 मार्क्स का, तो 20 और 5 25। ये जो 25 नंबर का प्रश्न उत्तर, ये जो प्रश्न आता है 25 मार्क्स का माध्यमिक में, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप अगर MCQ लिख रहे हैं, वैकल्पिक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो अगर आपका उत्तर सही है तो पूरा मार्क्स। अगर 17 MCQ आ रहे हैं तो 17 के अगर 17 उत्तर सही हैं, ठीक है, केवल ऑप्शन लिखना जाकर एग्जाम में, तो 17 में 17 मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो ये चौथा नंबर प्रश्न का है और 5वां नंबर प्रश्न का, इसमें समस्या ये है कि इनका उत्तर बड़ा बड़ा होगा, कम से कम 5 मार्क्स का है तो 1 पेज तो होगा ही, 1 पेज का आंसर होगा ही। और अच्छी तरह से लिखने के बाद भी 5 में 5 आपको नहीं मिलेगा। MCQ में 1 में 1 हो सकता है, ACQ में 1 में 1 हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसमें 5 में 5 नहीं होता। तो यहीं पर हमारा जो नंबर है हिंदी में कम हो जाता है, मार्क्स कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। अब ये जो 25 नंबर के प्रश्न होंगे, अगर इन प्रश्नों का उत्तर आप बहुत अच्छी तरीके से लिखेंगे, आपका राइटिंग ठीक है, आपका स्पेलिंग सही है, एंड क्वेश्चन में जो पूछा गया है टू दी पॉइंट आप आंसर लिखे हैं, तो भी 5 में 5 आपको नहीं देगा, 4 पाएंगे, 4.5 पाएंगे, ठीक है, फुल मार्क्स नहीं होगा। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसका उत्तर आप लोग किसी गाइड से याद करके जाते हैं और लिखते हैं। तो गाइड की भाषा आपको याद करने में भी समस्या पैदा करती है, कठिन वर्ड होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि टू दी पॉइंट आंसर उसमें दिया ही हो, ठीक है। तो टीचर को हो सकता है वो आंसर अच्छा ना लगे, जो एग्ज़ामिनर होगा उसको वो आंसर पढ़ के मज़ा नहीं आया,
तो देखा गया आप गाइड से लिख कर आए तो 5 में 3, 2.5 ऐसा नंबर पकड़ा दिया। तो अगर हर क्वेश्चन में ऐसे 2 नंबर 2.5 नंबर करके कट जाए तो 25 में आधा, 25 में आप आधा मार्क्स पाओगे, 12, 12.5। तो आपका सीधा सीधी 12, 12.5 नंबर कम हो गया हिंदी में इस सेक्शन में। अभी तो आगे और भी है, बताऊंगा, ठीक है। तो आंसर जो हो वो टू दी पॉइंट हो, आसान भाषा में हो, आसान शब्दों में हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद करने में सुविधा हो, आपको याद हो जाए। तो मैं इन सारे प्रश्नों का, जो प्रश्न आ सकते हैं माध्यमिक में, लंबे प्रश्न, उन सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसान शब्दों में और एकदम बिंदुवार टू दी पॉइंट उसको मैं लिखा दूंगा आप लोगों को। तो वो आंसर अगर आप चाहते हैं तो मेरा वीडियो वॉच करते रहिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें जो प्रश्न मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि ये प्रश्न माध्यमिक परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है 5 मार्क्स के, उन सारे प्रश्नों का उत्तर आगे के वीडियो में मैं मौखिक रूप से दे दूंगा, मुंह से बता दूंगा। आपको वीडियो पॉज कर करके लिख लेना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, सारा नोटिफिकेशन जाता रहेगा। मैं क्लास 10 के हिंदी में जहाँ जहाँ मार्क्स कम हो जाते हैं, जिन जिन क्षेत्र में, उन सब सारे मार्क्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो विषय हैं, उन सब के ऊपर मैं वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा ताकि आपका हिंदी में बढ़िया मार्क्स आए। तो जिसमें से मैंने सोचा कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस है ये आपका मार्क्स कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर बना दिया कि लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा आगे। और आज मैं आपको कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन माध्यमिक में, इस बार के माध्यमिक एग्जामिनेशन में आ सकते हैं रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से, उसको एक तर्क के आधार पर मैं बता दूंगा कि क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूं, ठीक है। उसको बताते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न आपका माध्यमिक एग्ज़ाम में आ सकता है इस बार। तो वो थोड़ा आप लोग कॉपी और कलम निकालिए, निकाल कर मैं जिन प्रश्नों को बोल रहा हूं उन प्रश्नों को नोट कीजिएगा। वीडियो पॉज कर करके, अगर समझने में असुविधा तो वीडियो पॉज कर करके लिखते रहिएगा। तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे आपको मैं बताऊं कि आप लोगों के पद्य खंड में 3 कविताएं हैं इस बार इस सिलेबस में। रैदास के पद, आत्मत्राण और नीड़ का निर्माण फिर। अब मैंने बताया आपको कि जो चौथा नंबर प्रश्न होता है उसका जो खंड क होता है, ठीक है, खंड क में पद्य से मतलब कविताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। पहले क्या होता था, इसके पहले 2020 में भी माध्यमिक हुआ था, माध्यमिक एग्जाम, ठीक है। तो क्या होता है, पहले क्या दिया जाता था कि जितनी कविताएं थी आपके सिलेबस में, जैसे मनुष्य और सर्प, फिर नौरंगिया, नीड़ का निर्माण, फिर रैदास के पद, ये सब जो है तो है ही, और भी थे कविता में, और भी चैप्टर थे। उन सारे चैप्टर्स में से किन्हीं 2 चैप्टर से 2 प्रश्न दिए जाते थे। लेकिन अब की बार क्या है कि आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, केवल 3 ही चैप्टर दिया गया है आपके सिलेबस में, ठीक है। 3 चैप्टर दिए गए हैं, 3 चैप्टर से 2 प्रश्न बनेगा। क्वेश्चन पैटर्न में तो कोई चेंजिंग नहीं, अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि क्वेश्चन पैटर्न में चेंजिंग होगा या कम मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। अगर ऐसा होता तो अलग बात है, ऐसा अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो हम लोग मानकर चल रहे हैं कि जैसा क्वेश्चन पैटर्न पहले का होता था माध्यमिक एग्जामिनेशन में, उसी तरीके का पैटर्न अगर हो तो उस हिसाब से
3 कविताएं, 3 कविताओं में से 2 कविता से 2 प्रश्न दिए जाएंगे और उन दोनों कविताओं में से 2 प्रश्न में से आपको 1 प्रश्न करना है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे कर लें कि रैदास के पद आत्मत्राण और नीड़ का निर्माण फिर इसमें से अगर एक को निकाल दें, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, अगर एक को निकाल दें, किसी भी एक कविता को निकाल दें, तो मान लीजिए हम रैदास का पद निकाल दिए, कविता इसमें से रखा गया आत्मत्राण और नीड़ का निर्माण फिर ठीक। तो अब 2 कविता से तो प्रश्न पूछेगा, तो मान लीजिए मैंने रैदास का पद निकाल दिया। अब एग्जाम में आपका रैदास के पद से प्रश्न आया, मैंने नहीं दिया रैदास के पद पर कोई क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में रैदास के पद से कोई क्वेश्चन दे दिया, तो कोई बात नहीं, हम रैदास का पद निकालकर जो बाकी 2 कविता आत्मत्राण और नीड़ का निर्माण फिर ये 2 कविता का क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, इसमें से एक कविता से तो एक क्वेश्चन होगा ही इन दोनों में से, इसलिए आपका मिस नहीं होगा। फायदा क्या होगा, सुविधा क्या होगी कि आप एक तो आपको माने कोरोना भगवान आप लोगों को हर तरह से सुविधा कर दिए हैं, सिलेबस कम कर दिया गया, हाँ, घर में पढ़ने का बहुत समय मिल गया आप लोगों को, साल भर से स्कूल बंद है, ठीक है। हालांकि स्कूल खुलता तो थोड़ी बहुत स्कूल में भी पढ़ाई आप करते, लेकिन फिर भी स्कूल जाने का जो समय बच रहा है उसमें आपके पास बहुत समय मिल रहा है, तो पढ़ने का भी समय आपको बहुत ज़्यादा मिला। और स्कूल बंद भी है, ट्यूशन तो सभी पढ़ ही रहे हैं कहीं ना कहीं, बिना ट्यूशन का तो कोई बैठा हुआ नहीं है, ठीक है। तो गाइडेंस तो आपको मिल ही जा रहा है अपने ट्यूशन टीचर लोगों से, तो समय भी ज़्यादा मिला आपको पढ़ने का घर में, और सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया, ठीक है। तो आप लोग बड़े लकी हो कि बहुत कम पढ़कर आप बहुत अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। तो जैसे अब 3 कविताएं हैं, 3 कविताओं में से हम लोग किसी 2 कविता का क्वेश्चन करेंगे, एक कविता से एक क्वेश्चन माध्यमिक में आपको मिल जाएगा। तो पद्य खंड से मैंने बनाया है क्वेश्चन माध्यमिक के लिए। पहला प्रश्न है रैदास के पद से प्रश्न है, अब आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और नोट करिएगा। प्रश्न है, पठित पदों के आधार पर रैदास की भक्ति भावना का वर्णन कीजिए। अथवा इसी प्रश्न का अथवा में माने ये रहे या फिर ऐसा रहे, दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। अथवा रैदास की वाणियों में कबीरदास के समान समाज सुधार की भावना परिलक्षित होती है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन सुनाई दिया आप लोगों को? अगर नहीं सुनाई दिया ठीक से, स्पीड हो गया हो, तो वीडियो पॉज कर करके एक एक वर्ड आप लोग लिख लीजिएगा। तो रैदास के पद से एक प्रश्न, ठीक है। दूसरा आत्मत्राण कविता, आत्मत्राण कविता से एक ही प्रश्न मैं दे रहा हूं आपको। आत्मत्राण कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है, लिख लीजिए इसको। तीसरा जो पद्य है नीड़ का निर्माण फिर, इसमें से आपको 2 प्रश्न दिए जा रहे हैं इस चैप्टर से। पहला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर कविता में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए, ये भी याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न, नीड़ का निर्माण फिर नामक पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो पद्य खंड से 3 कविताएं, ठीक, इन 3 कविताओं से मैंने प्रश्न दे दिया। अब आप चाहें तो इसमें से किसी एक पाठ को आप अलग कर सकते हैं, नहीं भी याद कर सकते हैं आप। आत्मत्राण और नीड़ का निर्माण फिर ये 2 कविता से 2 प्रश्न कर सकते हैं। आप रैदास के पद छोड़ सकते हैं, या फिर आप रैदास का पद ले लीजिए और आत्मत्राण कविता ले लीजिए। इन दोनों से 2 प्रश्न आप करके जाइए, एक मिलेगा आपको जहाँ तक संभावना है। या फिर आप नीड़ का निर्माण फिर और रैदास का पद ले लीजिए, समझ रहे हैं। इन दोनों में से एक प्रश्न आपको कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग
गद्य खंड में, तो पद्य खंड था, गद्य खंड में सिलेबस में क्या दिया गया है? 2 चैप्टर, एक है आपका धूमकेतु और दूसरा है नौबत खाने में इबादत। 2 निबंध दिए गए हैं। अब मैंने क्या कहा, निबंध पोर्शन से जो खंड ख नंबर क्वेश्चन होता है, खंड ख नहीं, खंड ग, जो भी खंड में रहे, ठीक है, उतना भी मैंने इसको चेक नहीं किया हूँ, जो भी खंड रहे, तो गद्य निबंध से जितने भी निबंध आपके हैं सिलेबस में पहले थे, आज तक देखा गया है कि उन निबंधों में से 2 निबंधों से प्रश्न आता था। ठीक है, अब की बार क्या है कि 2 ही निबंध दिया गया है, तो दोनों निबंध से एक एक प्रश्न रहेगा। करना क्या है आपको? एक ही प्रश्न करना है। तो 2 निबंध हैं, दोनों निबंधों में से मैं प्रश्न बता दे रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आप दोनों निबंधों में से किसी भी एक निबंध का सारा प्रश्न याद करके चले जाइए, आपको कॉमन मिल जाएगा। धूमकेतु पे आते हैं। पहले धूमकेतु के विषय में क्या जानते हो? पहला प्रश्न पाठ के आधार पर लिखिए। दूसरा, हेली ने इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि धूमकेतु सौर मंडल के सदस्य हैं? दूसरा प्रश्न। तीसरा, प्राचीन काल में धूमकेतुओं के बारे में क्या धारणा थी? स्पष्ट करें। चौथा प्रश्न, धूमकेतुओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, यह कैसे सिद्ध हुआ? ये 4 प्रश्न। अगर आप केवल धूमकेतु पढ़कर जाना चाहते हैं तो ये चारों प्रश्न आपको पढ़ के जाने हैं। इसमें से एक प्रश्न आपको मिलने का चांस है। और अगर आप केवल नौबत खाने में इबादत इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, मैंने बताया 2 चैप्टर है, नौबत खाने में इबादत और धूमकेतु, दोनों में से प्रश्न रहेगा। एक प्रश्न को आपको टच करना है, तो आप नौबत खाने में इबादत चुन लीजिए या धूमकेतु चुन लीजिए। तो अगर धूमकेतु चुन रहे हैं तो ये 4 प्रश्न पढ़ लीजिए, और अगर आप नौबत खाने में इबादत पढ़ रहे हैं तो उसमें भी 4 प्रश्न हैं। पहला, बिस्मिल्लाह खां के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सॉरी, क्या लिख दिए हैं यहाँ पे? बिस्मिल्लाह खां के चरित्र की उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिससे आप बहुत अधिक प्रभावित हुए। ठीक। दूसरा प्रश्न, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के लगाव को अपने शब्दों में लिखिए। तीसरा प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर गंगा जमुनी तहजीब का क्या असर रहा है? चौथा प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? ये 4 प्रश्न। अब आप जो चुनना है चुन लीजिए। और दोनों चैप्टर पढ़िएगा तो झूठ मूठ का वो पहाड़ में कुआं खोदना, ठीक है, पहाड़ में कुआं खोदने के बराबर है कि इन दोनों में से एक चैप्टर से तो आएगा। अब आप ये शंका हमारे मन में उत्पन्न हो सकती है कि हम अगर एक ही चैप्टर पढ़ के जा रहे हैं, उसमें से 4 ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इन चारों में से एक भी नहीं आया, कोई दूसरा ही आ गया, तब एक समस्या का कारण बन सकता है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि ये किसी एक चैप्टर का 4 प्रश्न अच्छी तरह से याद कर लीजिए, और जो दूसरा चैप्टर है उसके 4 प्रश्न को अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। अगर बाई चांस नहीं आया इस चैप्टर से, तो आप रीड किए रहेंगे, पढ़े रहेंगे चैप्टर को, तो MCQ के लिए पढ़ते ही हैं, तो आप उसको अपनी भाषा में उस समय आप बनाकर लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो खैर आपकी मर्जी, मैं दे रहा हूँ, ये कम कर रहा हूँ आप लोगों को। अब आइए कहानी खंड। कहानी खंड में कितनी कहानियाँ दी गई हैं? 3। उसने कहा था नन्हा संगीतकार चप्पल। 2 प्रश्न आएंगे 2 कहानी से, आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, तो आप कोई भी दो कहानी चुन लीजिएगा। मैं तीनों कहानी से आपको प्रश्न बता दे रहा हूँ, आप कोई दो कहानी चुन लीजिएगा। अगर 2 चुनिएगा तो आपका कभी मिस नहीं होगा, एक तो करके ही आएगा। अगर आप एक भी चुनिएगा तो भी संभावना है कि उस एक कहानी से ही जो प्रश्न मैं दे रहा हूँ आपको, हो सकता है वही प्रश्न आ जाए। ठीक है, अभी ये आपकी मर्जी। जैसे नन्हा संगीतकार कहानी से पहला प्रश्न है, नन्हा संगीतकार शीर्षक कहानी की मार्मिकता पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न है, नन्हा संगीतकार के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, उसके बाद चप्पल कहानी का पहला प्रश्न है, चप्पल कहानी के आधार पर मास्टर साहब की चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, चप्पल कहानी के शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। तीसरा प्रश्न है, चप्पल कहानी के आधार पर रंगैया का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक,
तो मैंने आप लोगों को 2 ही कहानी का प्रश्न दिया है। 3 कहानियाँ थी। उसने कहा था नन्हा संगीतकार चप्पल, तो उसने कहा था से मैंने नहीं दिया आपको, नन्हा संगीतकार और चप्पल, इन दोनों कहानियों को आप पढ़ लीजिए क्वेश्चंस को, आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है। उसके बाद एकांकी, जिसमें से सिंगल एकांकी से 2 प्रश्न रहेगा, आपको एक प्रश्न करना है। ठीक है। तो एकांकी में थोड़ा प्रश्न ज़्यादा होंगे क्योंकि एक ही चैप्टर है, तो इसमें से बहुत तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं माध्यमिक में। तो दीपदान एकांकी से पहला प्रश्न, दीपदान एकांकी के शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि पन्ना के चरित्र में माँ की ममता, राजपुतानी का रक्त, राजभक्ति और आत्मत्याग की भावना है। तीसरा प्रश्न, दीपदान एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न, दीपदान एकांकी के आधार पर वनवीर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पांचवा प्रश्न, दीपदान एकांकी के आधार पर सोना का चरित्र चित्रण कीजिए। छठवां प्रश्न, दीपदान एकांकी के आधार पर क्या है ये, किरण बारी का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका दीपदान एकांकी से। उसके बाद जो सहायक पाठ से जो 2 चैप्टर आप लोगों का दिया गया है इस बार, कर्मनाशा की हार, जांच अभी जारी है, इसमें से भी 2 प्रश्न रहेंगे इस खंड में और एक प्रश्न का उत्तर करना है। तो दोनों में से कोई एक आप चुन सकते हैं, दोनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर का सारा प्रश्न जो मैं दे रहा हूँ वो चुनकर आप याद करके जा सकते हैं। नंबर 1, कर्मनाशा की हार चैप्टर से पहला प्रश्न, कर्मनाशा की हार एक सामाजिक अंधविश्वास पर आधारित कहानी है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न, कर्मनाशा की हार कहानी के संदेश को प्रस्तुत करते हुए बताइए कि ये कहानी आज के समय में कितनी उपयुक्त सिद्ध होती है। तीसरा प्रश्न, कर्मनाशा की हार कहानी के आधार पर भैरव पांडे का चरित्र चित्रण करें। चौथा प्रश्न, कर्मनाशा की हार कहानी में किन समस्याओं को उजागर किया गया है। उसके बाद आते हैं जांच अभी जारी है, सहायक पाठ का दूसरा पाठ। पहला प्रश्न, जांच अभी जारी है कहानी में दिखाई गई समस्या पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। दूसरा प्रश्न, जांच अभी जारी है कहानी के शीर्षक पर विचार प्रकट कीजिए। तीसरा प्रश्न, शाम को अपर्णा मिस्टर सिन्हा के जाल में कैसे फंस गई, स्पष्ट करते हुए मिस्टर सिन्हा का चरित्र चित्रण कीजिए। चौथा प्रश्न, जांच अभी जारी है कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। पांचवा प्रश्न, जांच अभी जारी है कहानी के प्रमुख पात्र अपर्णा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मैं तो यहाँ पर मुझे जहाँ तक विश्वास है, अनुमान है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको मैंने जो दिया बस यही करके चले जाइए, आप अपना भी अपने तरीके से भी पढ़कर जाइएगा। मैंने आपको गाइड किया कि कम पढ़कर आप अच्छा मार्क्स उठा पाओ, इसलिए मैंने ये सजेशन तैयार किया आप लोगों के लिए। जैसे अब जांच अभी जारी है और कर्मनाशा की हार, इन दोनों पार्ट से 2 प्रश्न रहेंगे। तो मैंने कोशिश की है कि अगर कर्मनाशा की हार कोई पढ़ता है और ये चारों प्रश्न पढ़ ले तो इन 4 प्रश्नों से एक प्रश्न उसको मिल ही जाएगा। या जांच अभी जारी है से ये 5 प्रश्न पढ़ ले अगर, तो इन 5 प्रश्नों से कोई एक प्रश्न उसको एग्ज़ाम में मिल ही जाएगा, मिलने की संभावना है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा आपको जो बेहतर समझ में आए। ठीक है, और आप लोग तो कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ते ही हैं, आपके टीचर्स के कहने अनुसार चलिएगा। मैंने थोड़ा सा आपको मदद करने की कोशिश की। ठीक है, तो अब जो है ये जो सजेशन मैंने आपको आज बताया, जितने भी प्रश्न मैंने बताए आपको, इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखा दूंगा, बहुत ही आसान भाषा में, ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, आप पढ़ें और आपको याद हो जाए इस तरीके से, और बिंदुवार तरीके से, टू दी पॉइंट, जैसा प्रश्न उस तरीके का उत्तर आसान शब्दों में, ताकि आप लिख कर आएँ माध्यमिक में या कहीं भी लिखें, किसी भी एग्ज़ाम में लिखें
तो टीचर को लगे कि आपके प्रश्न का उत्तर और बच्चों से थोड़ा अलग है, ठीक है। तो इससे टीचर इम्प्रेस होता है और मार्क्स ज़्यादा पाने की संभावना रहती है। अगर टू दी पॉइंट है, स्पेलिंग सही है, राइटिंग सही है, ये सब भी ध्यान रखना होगा आपको, राइटिंग ठीक है, ये सब भी ध्यान रखना होगा, तो आपका मार्क्स जो है वो अच्छा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ये मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा और ऑल नोटिफिकेशन के लिए जो भी वीडियो बनेगा आपका हिंदी पर है, अभी मैं आपको दूसरे विषयों में भी सजेशन दूंगा, ठीक है, दूसरे विषयों पर भी आपको सजेशन दिया जाएगा, वो भी आपको मिलते रहेंगे। माध्यमिक के पहले 1-2 महीने के अंदर मैं आप लोगों को सारा अवेलेबल करवा दूंगा, इसलिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आपको अगर इससे फ़ायदा समझ में आए तो आप अपने दोस्तों को भी ये फ़ायदा पहुंचाने में एक भूमिका निभाएंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। मेरे चैनल का नाम है सांभवी ट्यूटोरियल। अगर सब्सक्राइब आप नहीं भी करते हैं कोई बात नहीं, आप सांभवी ट्यूटोरियल टाइप करके भी आप सारे वीडियो पा सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको पता चलता रहेगा कि अब नेक्स्ट वीडियो कौन सा आया है। और आपका एग्ज़ाम तो अब ज़्यादा देर नहीं है, हो सकता है कि मार्च में, फरवरी के एंड या मार्च के शुरुआत में आप लोगों का माध्यमिक एग्ज़ाम हो, तो जितना जल्दी आप लोगों का कंप्लीट हो सके मैं वो कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।